नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि शब्द को हम कई प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शब्द भेद को पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है विकास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो चलिए देखते हैं कि विकास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो विकास या उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के 4 भेद हैं। क्या क्या? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यानी विकास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा तत्सम शब्द। यानी तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखें तत्सम शब्द बना कैसे है। तो तत्सम शब्द जो है तत् और सम से बना है। तत् जोड़ सम बराबर तत्सम, जिसका अर्थ है उसके समान। ठीक है, तत्सम शब्द तत् जोड़ सम से बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अर्थात वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और बाद में हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि तत्सम शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा में हुई, वे संस्कृत के ही शब्द थे। बाद में जब हिंदी में आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों हिंदी में उसको ला दिया गया। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं तत्सम से, यानी उसके समान। जैसा संस्कृत में उसका प्रयोग हो रहा था वैसा इस हिंदी में भी उसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में, ठीक है, ज्यों का त्यों किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी तत्सम संस्कृत भाषा का शब्द है, वो जब हिंदी भाषा में आया तो उसका प्रयोग ज्यों का त्यों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। अंतर केवल इतना है कि संस्कृत भाषा में वे अपने विभक्ति चिन्हों, ठीक है, या प्रत्ययों से युक्त होते हैं और हिंदी में वे उनसे रहित। यानी जब वे संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं तो उसमें विभक्ति चिन्ह लगा हुआ होता है, लेकिन हिंदी में जैसे ही वो आता है तो उसमें विभक्ति चिन्ह हट जाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर नहीं जैसा था। अब इसको हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। पहले देखिए, यहाँ संस्कृत है, संस्कृत भाषा में कर्पूरा, तो इसी का हिंदी रूप क्या है, यानी तत्सम रूप कर्पूर। दोनों में देखिए कोई अंतर नहीं, सिर्फ विभक्ति, इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है। उसी प्रकार है पर्यंका, यहाँ देखिए इसका विसर्ग लगा हुआ विभक्ति चिन्ह, इसमें विभक्ति चिन्ह हटा के दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर्यंक। फलम, फलम का क्या हो गया, फल हो गया, सिर्फ विभक्ति चिन्ह गायब है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में विभक्ति चिन्ह गायब कर दिया गया और ज्येष्ठ। उसी प्रकार है पुष्पम का क्या हो गया, पुष्प। यानी जैसा संस्कृत में चल रहा था वो सब सेम टू सेम जो है हिंदी में भी प्रयोग होता है, इसलिए इसको तत्सम कहते हैं, मतलब उसके समान। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों शब्द में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ विभक्ति चिन्ह का अंतर है। तो हम समझते हैं कि आपको तत्सम शब्द क्लियर हो गया होगा। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। तो देखते हैं कि तद्भव किसे कहते हैं। तो तद्भव शब्द जो है तत् जोड़ भव से बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न। तत्सम में क्या था, उसका अर्थ था उसके समान, लेकिन तद्भव जो है उसका क्या अर्थ है, उससे उत्पन्न। ठीक है, तत् मतलब उससे और भव मतलब उत्पन्न। अर्थात वैसे शब्द जो तत्सम से विकास करके बने हैं। ठीक है, ये भी जो है तत्सम से विकास करके बना है और कई रूपों में जो है उनके समान नजर आते हैं, उसको क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। यानी तद्भव शब्द जो है तत्सम से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको तद्भव कहते हैं, यानी उससे उत्पन्न। तो तद्भव शब्द जो है ये संस्कृत से सीधे नहीं आए हैं। तत्सम जो है सीधे संस्कृत से आया था, उससे सेम टू सेम उतार दिया गया था, लेकिन तद्भव शब्द जो है ये संस्कृत से सीधे ना आकर पाली, प्राकृत और अभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए। तत्सम सीधे संस्कृत से आ गया था हिंदी में, लेकिन तद्भव जो है इसको काफ़ी लंबी यात्रा तय करना पड़ा है। ये जो संस्कृत के बाद पाली में आया, पाली के बाद प्राकृत में आया और प्राकृत के बाद अभ्रंश में आया, उसके बाद आया हिंदी में, यानी काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ी है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। तो बाकी को तो हम नहीं लिए, लेकिन यहाँ पर हम संस्कृत, प्राकृत और हिंदी तद्भव का एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अग्नि को लेते हैं। ठीक है, अग्नि क्या है, इसका तत्सम रूप है। प्राकृत में जो है ये क्या हो गया, अग्नि हो गया। और तद्भव
ये क्या हो गया, आग हो गया, जो अभी वर्तमान रूप में। उसी प्रकार पुष्प है, संस्कृत में इसको पुष्पम बोलते हैं। तो जैसे ही तत्सम में आया पुष्प हो गया, उसके बाद प्राकृत में क्या हो गया, पुष्प, और इसका तद्भव रूप क्या हो गया, फूल। नेक्स्ट है हमारा वत्स, इसका प्राकृत रूप क्या हो गया, वच, और इसका तद्भव रूप बच्चा। मयूर, मयूर का जो है प्राकृत रूप क्या हो गया, मयूर, और तद्भव रूप मोर। और उसी प्रकार जो है नौ, नौ का प्राकृत हो गया नौ, और अभी जो वर्तमान रूप है उसका है नौ। तो हम समझते हैं तद्भव भी आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा। तीसरा है हमारा देशज शब्द। तो चलते देखते हैं कि देशज शब्द किसको कहते हैं। तो देशज शब्द जो है देश प्लस ज से बना है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। देश, देश का मतलब तो जानती है देश, और ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, ठीक है। तो जिस शब्द का जन्म जो है हमारे देश में हुआ उसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। अर्थात वैसे शब्द जो विभिन्न भारतीय भाषाओं, ठीक है, विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। यानी इसके स्रोत का पता नहीं चलता है कहाँ से है, हमारे ही देश में जो है विभिन्न स्रोतों से, ठीक है, भारतीय भाषा और जो बोली जाती है हमारे देश में, उन्हीं से ये हिंदी में आ गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। यानी इनका जो है संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। तत्सम शब्द जो है संस्कृत से आया है, ठीक एकदम वैसा ही, इसलिए उसको तत्सम कहते हैं। तद्भव मतलब उससे उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको तद्भव कहते हैं। लेकिन देशज शब्द का जन्म जो है देश में हुआ है, इसलिए इसको देशज कहते हैं। इसका संस्कृत से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जैसे खिड़की, आप देख सकते हैं, ये आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं खिड़की। खुरपा, लोटा, कटोरा, पगड़ी, बाप, बेटा, खिचड़ी, डिबिया, थरिया, पिल्ला, फुनगी, इसी तरह का और भी कई शब्द है जो हमारे देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, और वो धीरे धीरे जो है हिंदी में आ गया है। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द का। देशज मतलब देश में उत्पन्न, देश में जन्म लेने वाला, ठीक है। तो इनकी व्युत्पत्ति का जो है कोई पता नहीं चलता है, इसको याद रखना है कि ये किस भाषा से आया है, कहाँ से आया है। ऐसे ही देश के बोलचाल में आ गया है, इसलिए इसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। चौथा है मेरा विदेशज या विदेशी शब्द, ठीक है। तो विदेशज शब्द किसे कहते हैं, तो विदेशज शब्द जो है विदेश प्लस ज से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। ज मतलब जन्मा, यानी जिस शब्द का जन्म जो है विदेश में हुआ है उसको हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। अर्थात वैसे शब्द जो अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, ठीक है, कहाँ से आए हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं और धड़ल्ले से प्रयोग हो रहे हैं, उसको हम लोग विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कुछ शब्द जो है विदेशी भाषाओं से आए। हम जानते हैं कि भारत जो है कई वर्षों तक विदेशों का गुलाम रहा, ठीक है। तो वहाँ के लोग आए, यहाँ के संस्कृति से घुले मिले, और उनके शब्द जो है इस प्रकार से घुल मिल गया कि पता ही नहीं चलता है कि विदेशी शब्द है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो विदेशी स्रोत से आए हैं उसको हम लोग विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये आए हैं किन किन भाषाओं से, तो ये मुख्य रूप से जो है फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाओं से आए हैं। और भी कई भाषाओं से आए, लेकिन ये सब मुख्य भाषा है जहाँ से बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी में घुल मिल गए। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फारसी, जैसे कि अफसोस हो गया, आदमी हो गया, दुकान हो गया, दोस्त हो गया, जवान हो गया, कबूतर हो गया, जादू हो गया। इस शब्द को सुनने से लगता है कि हमारे ही हिंदी का शब्द है, लेकिन ये शब्द किसका है, फारसी का शब्द है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अरबी शब्दों को। तो अरबी से क्या क्या आया है हिंदी में, अजनबी, इनाम, उम्र, कसम, गरीब, जाहिल, तमाशा, ठीक है। और भी कई शब्द है। तो ये शब्द जो है लग रहा है कि हिंदी का शब्द है, लेकिन ये हिंदी का शब्द नहीं, इसको याद रखिएगा, ये सब अरबी के शब्द है। उसके बाद है हमारा तुर्की शब्द। तुर्की से क्या क्या आया है, काबू, कैंची, चमचा, तलाश, बहादुर, लाश, कालीन, ये सभी जो है तुर्की भाषा से आए हैं और हिंदी में पूरा रच बस गए हैं। अंग्रेजी से भी काफ़ी शब्द आए हैं, जैसे स्कूल, हम लोग विद्यालय कोई नहीं बोलते हैं, जब भी बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं तो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। स्टेशन, गाड़ी पकड़ने के लिए जाते हैं, रेलवे स्टेशन, हम लोग हिंदी पता नहीं लेकिन अंग्रेजी पता है स्टेशन, क्योंकि ये लग रहा है कि ये हिंदी का ही शब्द है। कंपनी, बटन,
प्रेस, मास्टर, स्टील, ये सभी शब्द क्या चीज़ का कहाँ से आए हैं? अंग्रेजी से आए हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द है लेकिन हिंदी में रच बस गए। उसके बाद है पुर्तगाली। पुर्तगाली से हो गया अलकतरा, आलपीन, आलमारी, किरानी, फीता, तंबाकू। ये सारा शब्द जो है पुर्तगाली के शब्द हैं और वो हिंदी में आ चुके हैं और हिंदी में पूरा एकदम धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा फ्रांसीसी। पुलिस, हम लोग बोलते हैं ना कि पुलिस आ गया, पुलिस को बुलाया जाए, तो ये पुलिस जो है हमारा शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द नहीं है, ये कहाँ से है? फ्रांसीसी से। लेकिन अब ये हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है और अब ये हिंदी का शब्द बन चुका है। कार्टून, इंजीनियर, बिगुल, कर्फ्यू, कहते हैं ना कर्फ्यू लगने वाला है, तो ये सब जो है कहाँ से है? फ्रांसीसी से है। लेकिन ये सारा शब्द को देख रहे हैं हिंदी में इस प्रकार से घुल मिल गया है, इतना धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा शब्द है कि विदेशी स्रोत से आया है। पूरा हिंदी में धड़ल्ले से इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा विदेशज या विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, इसलिए इसको हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, हम लोग तो उत्पत्ति के आधार पर 4 ही बताएं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, लेकिन एक अन्य शब्द है, इसको भी जानना जरूरी है, संकर शब्द। ठीक है, तो संकर शब्द किसको कहते हैं? वैसा शब्द जो 2 भाषाओं से मिलाकर बना है, यानी एक देसी भाषा और एक किसी अन्य विदेशी भाषाओं को मिलाकर जब एक शब्द बनता है तो उसको हम लोग संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी 2 भाषाओं का शब्द, देसी और विदेशी, यानी दोनों में से एक देसी होगा और एक विदेशी होगा। जैसे कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी इसको मिलाएं तो क्या बना हमारा? रेलगाड़ी। तो रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है, तो 2 भाषा मिलकर एक नया शब्द बन गया रेलगाड़ी। उसी प्रकार है किताब घर, किताब जो है विदेशी है, घर जो है हमारा हिंदी का शब्द है। सिनेमा घर, लाठी चार्ज, रेल विभाग, तो इस प्रकार के कई ऐसे शब्द आपको देखने में के लिए मिलेगा हिंदी में, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से इसका उत्पन्न हुआ, यानी ये 2 भाषाओं से बना है और एक शब्द बन गया है। ठीक है, तो जो 2 भाषा यानी कि एक अपना हिंदी भाषा और एक किसी अन्य भाषा को मिलाकर जब कोई शब्द बनता है तो उसको हम लोग संकर शब्द कहते हैं, तो इसको भी जानना जरूरी था। तो ठीक है दोस्तों, अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप बड़ा ध्यान से देखिएगा कि तत्सम और तद्भव शब्दों को कैसे पहचानें। इसके लिए कुछ ट्रिक है, ये कोई नियम नहीं है लेकिन ये ट्रिक है, इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं। तो क्या है? तो पहला नियम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, ये कहाँ होता है? संस्कृत शब्दों में। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी के तत्सम शब्दों में उसी रूप में प्रचलित है, यानी जिस शब्द में विसर्ग लगाया जा सकता है तो समझ जाइए कि वो तत्सम शब्द है। हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे संस्कृत, संस्कृत में क्या होता है? कर्पूरा। ठीक है, इसी का तत्सम रूप क्या हो गया? कर्पूर, यानी कर्पूर में विसर्ग लग सकता था क्योंकि ये संस्कृत से आया। ठीक है, तो इस टाइप के शब्द को हम लोग क्या कहेंगे कि वो तत्सम शब्द है। केशव, तो इसका केशव हो गया तत्सम रूप। काष्ठ, तो इसका क्या हो गया? काष्ठ, यानी इसमें विसर्ग लगा सकते हैं। उसी प्रकार है गर्धवा, गर्धवा का क्या हो गया? गर्धव, तत्सम। कर्पूरा का कर्पूर हो गया और इसका तद्भव हो गया कपूर। केशवा का केशव हो गया, लेकिन यहाँ पर तालव्य के जगह में क्या है? दंत सौ। ठीक है, ये केशव हो गया। काष्ठ का तत्सम काष्ठ हो गया, इसका तद्भव क्या हो गया? काठ, यानी ये सौ जो है मूर्धन सौ गायब है। उसी प्रकार गर्धवा का तत्सम हो गया गर्धव और इसका तद्भव रूप हो गया गधा। ठीक है, ये पहचानने का ट्रिक है, यानी इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि कौन तत्सम है और कौन तद्भव, यानी जिसमें विसर्ग लगाया जा सकता है संस्कृत में जाने पर उसमें विसर्ग हो जाएगा तो वो समझ जाएंगे तत्सम है। ठीक है, और जिसमें विसर्ग नहीं लग सकता है वो तद्भव। एक पहचानने का एक ट्रिक है, परीक्षा में दे देगा तो इसके माध्यम से आप पकड़ सकते हैं। दूसरा हमारा ट्रिक है कि संयुक्त व्यंजन तथा री का, ठीक है, संयुक्त व्यंजन तथा री का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। संयुक्त व्यंजन अक्ष, तरा, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। और एक हमारा हो गया री। इस 5 वर्ण का प्रयोग जो है प्रायः देखा गया है कि ये तत्सम शब्दों में ही होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं क्षत्रिय। ठीक है, जहाँ पर ये 5 वर्ण आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वो तत्सम ही होगा, इसमें 99% चांस है।
ठीक है, क्षत्रिय हो गया, शिक्षक हो गया, देखिए यहाँ अच्छा है, भिक्षा हो गया, अच्छा है ना, ये तत्सम शब्द है। पक्षी अच्छा है, इसका मतलब ये तत्सम शब्द है। लाक्षा क्या है, अच्छा है, यानी ये तत्सम शब्द हो गया। पत्र, यहाँ देखिए त्र संयुक्त व्यंजन है। चरित्र, यहाँ पर देखिए त्र संयुक्त व्यंजन। मित्र, तो त्र वाला भी क्या हो गया, वो तत्सम शब्द में आ गया। उसके बाद है ज्ञान, तो यहाँ ज्ञ है, तो ये तत्सम शब्द हो गया। ज्ञात, तो ये भी तत्सम, यानी अक्षत्रज्ञ। अब यहाँ देखते हैं अश्रु, अश्रु में यहाँ श्र है। श्रेष्ठी, यहाँ श्र है। तो अक्षत्रज्ञ और श्र वाला शब्द अगर दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो तत्सम शब्द ही होगा। और उसके बाद एक री बताए थे, ऋषि, ऋण, तो री वाला शब्द भी, क्योंकि वो संस्कृत के शब्द है, ठीक है, तो इस टाइप का शब्द अगर दिख जाए आपको, अक्षत्रज्ञ, श्र और री, तो समझ जाइए कि 99% चांस है कि वो तत्सम ही होगा, ठीक है। तीसरा नियम हमारा है कि संयुक्त व्यंजन वाले तत्सम शब्दों का तद्भव रूप, यानी जब इस तरह का शब्द तो आखिर में हिंदी में प्रयुक्त होता है तो उसका तद्भव रूप कैसा होगा, तो उसको आप देखिए। तत्सम जैसे अश्रु हो गया, अश्रु है ना, तो ये श्रो गायब हो गया, श्रो जो है तद्भव में नहीं होता है, तो इस श्रो क्या में बदल गया, दंसों में, ये आंसू में बदल गया। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी में क्या हो गया, ये गायब हो गया और दंसो हो गया, सेठ। उसी प्रकार घृणा, घृणा में जो है री गायब हो गया और क्या हो गया, घिन, तद्भव रूप। धरित्री, यहाँ त्र गायब हो गया और क्या बन गया, तद्भव रूप धरती। रात्रि, रात्रि में देखिए त्र गायब हो गया और बन गया त, रात। शिक्षा, शिक्षा में अक्षर के जगह में ख आ गया, सीख। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है तत्सम का तद्भव रूप होता है, यानी अक्षर, तर, ज्ञ, स्र और री आपको तत्सम में ही देखने के लिए मिलेगा, और तद्भव में नहीं। जब तद्भव रूप देखते हैं तो देखिए वो सारा गायब होकर नए ढंग से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चौथा ट्रिक है हमारा, प्राय तत्सम में वो वर्ण जो है तद्भव में ब हो जाता है। अगर तत्सम में जो अगर वो है तो उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि तत्सम में जो है ये पूर्व, वो है ना, तद्भव में क्या हो गया, यहाँ ब हो गया, पूरब। उसी प्रकार विनती, तत्सम रूप है विनती, जैसे इसका तद्भव रूप हम लिखते हैं तो वह क्या हो जाता है, ब में बदल जाता है, विनती। वर्षा, वर्षा में देखिए वो है, यहाँ बरसात में क्या है, ब है। वानर, ये तत्सम रूप है, यहाँ वो है, और बंदर, यहाँ वो आ गया। वायु, वायु में वो है और बयार में वो है। यानी ये भी पहचानने का तरीका है कि तत्सम में जो है वो रहता है और जैसे उसका तद्भव रूप होता है तो वो क्या हो जाता है, ब में बदल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, सभी पूर्व का पूरब हो गया, बिनती का बिनती, वर्षा का बरसात, यानी सब में जहाँ जहाँ वो था वो क्या में बदल गया, ब में। पांचवा ट्रिक है हमारा, प्राय तत्सम में तालब बेसो, तद्भव में है दंसो हो जाता है। ये भी ट्रिक है, अगर तत्सम रूप है तो उसमें आपको तालब बेसो देखने के मिलेगा, तद्भव रूप में दंसो देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, अनशन, अनशन में यहाँ देखिए तालब बेसो है और इस अनशन में दंसो है, तो तालब बेसो वाला अनशन जो है तत्सम हो गया और दंसो वाला अनशन जो है ये तद्भव हो गया। उसी प्रकार स्वसुर, स्वसुर में देखिए तालब सो है, उसका तद्भव रूप क्या आ गया, ससुर, दंसो आ गया इसमें। शिक्षा, शिक्षा में यहाँ देखिए तालब सो है, इसका क्या हो गया, सिख। साग, साग में यहाँ तालब सो है, देखिए यहाँ साग हो गया, दंसो। शुष्क, तालब सो, यहाँ दंसो में बोल गया सूखा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार तत्सम में तालब सो, जब उसका तद्भव रूप लिखते हैं तो तालब सो दंसों में बदल जाता है। तो दोस्तों आज हमने विकास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को जाना कि विकास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और उसके ट्रिक को भी जाना। तो हम समझते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को हम यही एंड करते हैं। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हमें जाने का इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।